नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। हम लोगों ने जो सेक्शन पढ़ा था लास्ट टाइम पर, दिस वाज द सेक्शन 80 BNS, राइट। सेक्शन 80 BNS पढ़ा था एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 304B IPC। इसी को हम लोगों ने पढ़ना है विद द सेक्शन अर्लियर सेक्शन 498A ऑफ द IPC। व्हाट आई एम सेइंग 498 IPC एंड विच इज नाउअडेज सेक्शन 85 एंड 86। तो हम लोगों ने ये जो क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड सेक्शन 85 BNS हो गया और इसी के साथ में हो गया 80 BNS हो गया आपका डॉरी डेथ के लिए। इन दोनों सेक्शंस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करनी है एंड देन वी विल कम टू दी ऑब्वियस है जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो मैं लिखवाऊंगा आपको और वो मैटर भी दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। तो जरा पढ़ लेते हैं व्हाट इज सेक्शन 80। दिस इज सेक्शन 85। प्लीज कम टू दिस, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। दिस इज व्हाट सेक्शन 85 BNS and it was section 498 IPC। मार्जिनल नोट से क्वेश्चन प्रीलिम से पूछेंगे क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड। ये ध्यान रखना कौन कौन है यहाँ पर, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड है और रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड है। दिस इज नॉट ओनली हस्बैंड, दिस इज बाय द क्रुएलिटी बाय होम, क्रुएलिटी इज बाय हस्बैंड एज वेल एज और बाय द रिलेटिव्स ऑफ द। यहाँ से क्वेश्चन आता है सेक्शन 498 का। इसको इन्होंने अब क्या ब्रेक कर दिया 85 एंड 86। सेक्शन 85 और 86 में पिछले वाला सेक्शन जो था ये IPC का सेक्शन था 498 वो इसमें आ गया। अभी पढ़िए क्या, देखिए whoever being the husband or the relatives of the husband of a woman subjects such woman to cruelty। बस whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो बहुत सिंपल सा सेक्शन है कि जो कोई भी पति या पति के नातेदार रिश्तेदार होते हुए किसी भी लेडी को, किसी भी वुमेन को क्रुएलिटी के साथ उसके साथ बर्ताव करेंगे उसको पनिश किया जाएगा। तो बेसिकली व्हाट इज द एक्टस यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिंग द वुमेन टू क्रुएलिटी। ये हुआ एक्टस रियस कि महिला के साथ क्रुएलिटी का बिहेव करना, सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी itself shall be punishable under section 85 BNS और you can say 498 IPC। तो और सब्जेक्ट एंड ये सॉरी और क्रुएलिटी कर कौन रहे, क्रुएलिटी इज बीइंग डन बाय ईदर द हस्बैंड और द रिलेटिव। तो बहुत कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर है नहीं, लेकिन इससे अगला जो सेक्शन है, पहले था ये एक्सप्लेनेशन, कम टू द 86। नाउ हियर व्हाट इज दिस, क्रुएलिटी इज डिफाइंड एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रुएलिटी डिफाइंड, तो अंडर विच सेक्शन क्रुएलिटी इज डिफाइंड, दिस इज सेक्शन 86 BNS। अर्लियर इट वाज explanation, it was explanation to 498A। तो what is more important that meaning of the cruelty and why I said you कि आपको इसके साथ पढ़ना चाहिए। 80 के साथ पढ़ते हैं हम लोग, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ इसके। दिस was the section 80 BNS डॉरी डेथ, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा रीड करते हैं इसको, पढ़िए जरा मेरे साथ। where the death of a woman is caused by any burn, bodily injuries or occurs otherwise than in normal circumstances within 7 years and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment। तो in this section, this is section 80 BNS or 304B IPC, they have used the word cruelty। that is why I am saying कि we should develop a common understanding of these two sections, because in this section, that is a section 80 BNS or 304B IPC, they have used the word that one of the ingredient is what, that it should be shown, it should be shown that soon before her death
शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। जिस लेडी की डेथ हुई है, जिस लेडी की डेथ हुई है विद इन 7 years, अगर डेथ के केस में लिखना है कि विवाह मृत्यु से थोड़ा पहले, soon before the death, she was subjected to cruelty। तो what do you mean by the cruelty? 304B में, या आप देखेंगे सेक्शन 80 BNS में, दे हैव डिफाइंड द डॉरी डेथ का दे दिया उन्होंने, डॉरी को दे हैव डिफाइंड रेफरेंस से, बट दे हैव नॉट गिवन एनी मीनिंग टू द क्रुएलिटी। what do you mean by the cruelty? It is not there in section 80 BNS और 304B। I hope it clear। अब यहां पर सेक्शन 86 में क्रुएल्टी को डिफाइन किया गया है, समझ रहे मतलब ये। तो सेक्शन एक केस है, अगर आप बुरा नहीं माने, कलिया पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, द मीनिंग ऑफ क्रुएल्टी अप्लाइज इन सेक्शन 304B एज वेल। केस का नाम लिख लीजिए, कलिया पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा गया था कि द मीनिंग ऑफ द क्रुएल्टी अप्लाइज इन सेक्शन 304B। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप सेक्शन 80 BNS को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो जो हम लोग 86 में क्रुएल्टी का मीनिंग पढ़ेंगे और समझेंगे, तो दैट शुड बी अप्लाइड इन बोथ केसेस नाउ, ठीक है, फॉर द क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 85 एज वेल एज सेक्शन 304B और 80 BNS। ये बड़ा डिफिकल्ट है, दोनों सेक्शन को एक साथ रखना, बार बार बोलना गलत भी हो जाता है कई बार। आप समझ गए आप लोग कि क्यों जरूरी है इन दोनों का पढ़ना एक साथ। और सेकेंडली, इफ यू आर गोइंग टू अपेयर इन द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, वहां पर कभी ऐसा नहीं आता है कि भाई IPC के डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, दे गिव यू ए प्रॉब्लम केस, जैसे क्योंकि कोई केस अगर होगा, जनरली कोई घटना घटेगी तो क्या उसमें सारे सेक्शन इनकॉर्पोरेट होंगे। भाई कहा जाएगा कि भाई डेथ हो गई, तो उसमें ये भी आएगा कि शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी फॉर द डोरी एंड दिस दैट, तो ऑल सेक्शंस विल बी अप्लाइड एट द सेम टाइम। तो दिल्ली में विशेषकर एंड ऑल्सो लिटिल बिट इन हरियाणा इसी तरीके से पढ़ा जाता है BNS में। अब पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द क्रुएल्टी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 85 क्रुएल्टी मीन्स, क्रुएल्टी के मीनिंग क्या क्या होंगे? देयर आर 2 मीनिंग्स, नंबर 1 A एंड देन विल बिकम द B। A में क्या है? एनी विलफुल कंडक्ट। तो द मीनिंग ऑफ द क्रुएल्टी मीन्स नंबर A व्हाट? एनी विलफुल कंडक्ट। एंड यही को समझते हैं आपने, देखिए कि ये जो वर्ड है क्रूशियल है, एनी विलफुल कंडक्ट। यहां पर जो वर्ड है, श्रुति मैडम जरा ध्यान देखिएगा इसमें, व्हाट इज दिस? विलफुल। प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड विलफुल। एनी कंडक्ट which is willful, it means what? It means what? That conduct is not inadvertent, that is not accidental, that is not happening just by chance, but that is intentional, that is with the knowledge। कंडक्ट को हिंदी में बोलते हैं आचरण, विलफुल आचरण, यानी कि जानबूझ करके किया गया आचरण, उस प्रकार का। तो विलफुल कंडक्ट, लेकिन विलफुल कंडक्ट किस प्रकार की? व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट? प्लीज रीड इट। विच इज ऑफ सच ए नेचर, जो इस प्रकार की है, एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। नंबर 1 पॉइंट, वो जो कंडक्ट है वो इस प्रकार की है, इस तरीके की है कि उससे ऐसी संभावना बन सकती है, विच इज ऑफ सच नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड, कि उस एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कंडक्ट ए वुमेन में कमिट द सुसाइड। एक महिला उसको उसकी वजह से आत्महत्या भी कर सकती है। तो दिस इज नॉट जनरल कंडक्ट। जो पहली क्लॉज आ गई है, ये पहला पार्ट आया है, दिस इज नॉट एनी कंडक्ट। It means the conduct is what is so severe in impact, ये इतना impactful conduct है, इतना harassing in nature है, that it is likelihood a woman may commit suicide for that reason only। कि it is better to commit suicide than to tolerate such conduct।
ऐसे कंडक्ट को से अच्छा है कि मैं सुसाइड ही कर लूं। एंड सेकेंडली और देखिए क्या है, और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ। तो 3 वर्ड है, ध्यान रखना। ग्रेव इंजरी टू व्हाट? ग्रेव इंजरी हो सकती है नंबर 1, डेंजर टू लाइफ नंबर 2, नंबर 3 लिम्ब और नंबर 4 हेल्थ। और हेल्थ भी कैसी? वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमेन। अदरवाइज इट मीन्स कि इफ द कंडक्ट इज नॉट ऑफ सच काइंड, कंडक्ट इज नॉट ऑफ सच काइंड कि वुमेन सुसाइड तो नहीं करेगी। देखो अगर वुमेन सुसाइड करती है, किसका मीनिंग पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर? क्रुएलिटी का। एंड 80 BNS में क्या कवर्ड होता है? अननेचुरल डेथ। समझे आप? तो इसीलिए कहा गया कि ये क्रुएलिटी का मीनिंग है दैट अप्लाइज टू इन केसेस ऑफ डॉरी डेथ एज वेल। योर क्रुएलिटी, योर कंडक्ट वाज सच दैट ए वुमेन कमिटेड द सुसाइड। अब चलिए सुसाइड को हटा देते हैं, तो उतने गंभीर आचरण नहीं है, उतना गंभीर आचरण नहीं है। मान लीजिए प्रियांश भाई साहब का विवाह हुआ, पत्नी घर पर आई, पत्नी घर पर आई, अब इतना भी टॉर्चर नहीं है कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन इतना टॉर्चर जरूर है कि सुबह शाम उसको ताने दिए जा रहे हैं, राइट? एट लीस्ट देयर इज अ डेंजर टू हर हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। फिजिकल वायलेंस हो, फिजिकल अब्यूज हो, राइट? तो ईदर द केस इज कवर्ड इन द केस ऑफ सुसाइड। और देखिए यहां पे क्रुएल्टी का मतलब यहां पर ये नहीं कि सुसाइड हो ही हो। आर यू, यहां पर क्या है? लाइक इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइक टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि सुसाइड करे ही करे, वो कंडक्ट इस प्रकार की होनी चाहिए, उस प्रकृति की होनी चाहिए कि इस ऐसी संभावना बनती है कि कोई भी स्त्री, कोई भी महिला सुसाइड कर सकती है। बोलो है ना? या फिर दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ये कंडक्ट कैसी है, ये नेचर इस प्रकार की नेचर है इसमें कि उसके द्वारा उसकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को खतरा है, या फिर उसकी डेंजर टू लाइफ हो। कर लेंगे आप लोग। तो ये हुआ पहला। इसमें जो खास बात आपको देखनी है, द इंपॉर्टेंट वर्ड, और मेंस में आप इसको डिफाइन करेंगे, दैट इज द विलफुल। दिस कंडक्ट इज विलफुल एंड दैट इज द, यहां पर आप लिख लीजिए साइड में कहीं ना कहीं मेंस रिया, ये वर्ड शो करता है ना? दिस वर्ड शोज द एलिमेंट ऑफ मेंस रिया हेयर, कि कंडक्ट इज विद नॉलेज, कंडक्ट इज इंटेंशनल एंड दोज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ मेंस रिया। प्लीज लेट मी नो इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई आपको? एवरीवन फास्ट बढ़े आगे को। नाउ कम टू द बी क्लॉज, harassment of the woman. Now come to the second part. This is what the harassment of the woman. Now what is this harassment? harassment का मतलब क्या होता है? harassment का मतलब है एक continuity of affair, एक टॉर्चर, एक मेंटल ट्रॉमा दिया जाए और वो भी रिपीटेडली। जैसे बांसुरी से, मान लीजिए बांसुरी एक ना डॉन टाइप लड़की है अपनी क्लास की, है ना? बर्फ जब भी वहां से निकलता है उसके कुछ ना कोई खिंचाई कर देती है वो। एक बार करा, दिस इज नॉट हरेसमेंट, है ना? लेकिन अभी कह रहा है चलते फिरते, चल उठा बैठक लगा, रैगिंग टाइप जो होता है ना? तो हरेसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कंडक्ट को इस प्रकार से रिपीट करना, तो देन यू विल से दिस इज द केस ऑफ हरेसमेंट। तो वहां पर क्या था? वहां पर क्या था? विलफुल कंडक्ट कॉजिंग द वुमेन टू कमिट सुसाइड, और विच इज डेंजरस टू हर हेल्थ और लाइफ, यू कैन से, राइट? यहां पर क्या सेकंड वर्ड आ गया? दिस इज द हरेसमेंट ऑफ द वुमेन। अब हरेसमेंट ऑफ वुमेन क्या है? हरेसमेंट जो है, देयर में बी सो मेनी रीजंस फॉर द हरेसमेंट, है ना? यहां पर एवरी हरेसमेंट विल नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ क्रुएलिटी। हम यहां पर क्या डिफाइन कर रहे हैं? द वर्ड क्रुएलिटी, क्योंकि इससे पहले का जो सेक्शन था 85 का, जो सेक्शन था सेक्शन 85,
उसमें सिर्फ इतनी सी बात की गई थी, सब्जेक्ट सच वुमेन हु एवर जो कोई भी हस्बैंड होते हुए या हस्बैंड का रिलेटिव होते हुए किसी महिला के साथ क्रुएल्टी करता है उसको पनिश किया जाएगा, दैट शैल बी पनिश। तो नाउ वी आर डिफाइनिंग द क्रुएल्टी, व्हाट डू बाय द क्रुएल्टी, एंड क्रुएल्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 86। और यहाँ पर देयर आर टू वर्ड्स नाउ, विलफुल WC विलफुल कंडक्ट और हरेसमेंट। ये दो कैटेगरी के क्रुएल्टी के, बेसिकली क्रुएल्टी के कितने मीनिंग हो गए? तो अगर हम कैटेगराइज करें तो देयर आर टू कैटेगरीज नाउ, वन इज विलफुल कंडक्ट एंड सेकंड इज व्हाट, हरेसमेंट ऑफ द वुमेन। लेकिन हरेसमेंट में अगर आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे ढंग से, तो दिस इज नॉट एवरी काइंड ऑफ हरेसमेंट। हरेसमेंट देयर में भी हरेसमेंट फॉर मल्टीपल रीजंस, है ना, बट यहां पर क्या है उसको देखिए, लिंकेज क्या है यहाँ पर, ये where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security। यहां पर आप ये देखेंगे कि ये जो harassment है, that harassment has some purpose behind that, this is not in isolation कि कुछ भी टॉन्टिंग कर दी उसको केवल मेंटल टॉर्चर करना है, वो वाला हरेसमेंट नहीं है। यहाँ पर हरेसमेंट इज विद ए व्यू टू कोर्सिंग हर, यानी कि महिला को ही, महिला पर ही दबाव बनाना, महिला को मजबूर करना। कोर्स का मतलब होता है उसको फोर्स करना, मजबूर करना उसको। और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर, द वर्ड व्रत भाई साहब यहाँ पर ये यूज किया गया, एनी पर्सन रिलेटेड टू हर में, एनी पर्सन में एक ब्रदर भी हो सकता है, मदर, फादर, वॉट एवर, any person related to her, and why, what is the purpose of coercing, to meet out unlawful demand for any property or valuable security। तो यहाँ पर जो valuable property ये है, any property और valuable security है, that is basically, केशव भाई साहब क्या है ये, this is dowry, are you getting point? तो that is dowry, कि अगर किसी महिला को संपत्ति की या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड को मीट आउट करने के लिए उसको हरेस किया जा रहा है। यहाँ पर जो हरेसमेंट है, हरेसमेंट जो है किसका हो रहा है, वुमेन का हो रहा है। और कोर्स किसको किया जा रहा है, ईदर टू हर द वुमेन हरसेल्फ और एनी पर्सन। तो महिला को टॉर्चर किया जा रहा है, महिला को हरेस किया जा रहा है, सो दैट उसके रिलेटिव को मजबूर किया जा सके या उस महिला को ही मजबूर किया जा सके, किस लिए, सो दैट वो अनलॉफुल डिमांड्स को मीट आउट करेगी। तो यू विल हैव टू नोटिस वन थिंग, इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है, कि हरेसमेंट इज कपल्ड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ मीटिंग अनलॉफुल डिमांड्स। दोनों बातों एक साथ होनी चाहिए, these two things should be together। if there is only harassment in isolation, that will not amount to cruelty। और यही आप लोगों ने जब एग्जाम देंगे, वेदर इट इज MCQ और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस, यू विल हैव टू टेक केयर। अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लिखेंगे कि हरेसमेंट ऑफ द वुमेन, यहीं पर बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए। आपको हरेसमेंट को लिंक करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ हरेसमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द एम ऑफ दैट हरेसमेंट, दैट इज टू कोर्स हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट आउट द अनलॉफुल डिमांड्स। तो आई बिलीव ये समझ में आया होगा। एवरीवन प्लीज फास्ट कीजिए, बताइए केशव, एवरीवन गॉट इट। चलिए देखिए, मैंने आपसे कह रहा हूँ कि जो हरेसमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए, कि हरेसमेंट क्यों, ऐसे समझिए। देखिए क्या है, आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी ऐसी, या अब रैगिंग तो आप लोगों ने देखी नहीं होगी, पहले होती थी रैगिंग। तो रैगिंग में क्या होता है, रैगिंग में हरेसमेंट होता है नहीं होता, होता है, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ, अरे ज़्यादा दूर गए थे, 3 इडियट्स, 3 देखी थी ना, वहां पर हरेसमेंट हो रहा था, कह सकते हैं पर्पस क्या था उसका हरेसमेंट का, प्लेजर ऑफ द सीनियर्स, है ना। तो देयर में भी हरेसमेंट टू जस्ट टू गिव यू ट्रॉमा, देयर में भी हरेसमेंट फॉर जस्ट सेल्फ प्लेजर, मुझे खुशी मिलती है किसी को तंग करके, ये भी हो सकता है। नहीं, हरेसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ, ये भी हो सकता है कि शादी कर लो, मेरे से कर लो, उससे कर लो शादी, इसलिए भी हरेसमेंट हो सकता है कि नहीं है। देयर आर सो मैनी थिंग्स।
यहाँ पर हरेसमेंट के साथ क्या मीट आउट करना है कि उस महिला को या महिला के रिश्तेदार को कोई अनलॉफुल डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी को मीट आउट करने के लिए कोर्स करना, यानी कि मजबूर करना। तो यहाँ पर जो लिंक है हरेसमेंट प्लस मीटिंग डिमांड और किसकी, अनलॉफुल डिमांड, वो भी अनलॉफुल डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये मैंने कहा कि इनको आप अलग अलग ध्यान रखेंगे आप। आई बिलीव कि अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा सब लोगों को जिनके भी मैसेज थे यहाँ पर ये। एंड नाउ कम टू दिस, कहाँ गया ये रहा, सेकंड पर आ जाइए। और क्या है, वेयर सच harassment is on account of failure to meet such demand। दो बातें देखिए, पहले तो ये आ गया टू मीट, harassment किस लिए, टू मीट, और दूसरा क्या है, सेकंड वर्ड क्या है। दो कितने टेक्निकली बड़ा मजा आता है कि कई बार कितने ड्राफ्टिंग खूबसूरत तरीके से करते हैं, इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू मीट सच डिमांड। कौन समझाएगा मुझे, कैसे समझाए इस बात को, डिफरेंस क्या है। एक है कि पहले से कि लड़की लेकर के कुछ माल आएगी इसलिए हरेस कर रहे हैं उसको, है ना। तो एक मैटर, एक हरेसमेंट वो हो गया कि लड़की से कहा जाए कि ये हुआ, मान लीजिए साहब ये हो गए हमारे मुनीत गौर साहब हो गए, और ये हो गई मुनीत साहब जो है मुन्नी यानी कि ये वाइफ है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। नंबर 1 कैटेगरी कौन सी है कि जाओ अपने घर से ये लेकर आओ, ऑडी लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो एक कैटेगरी वो हो गई। सेकंड हो गई मुन्नी ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा। सही है, पहले केवल समझा रहा था प्यार से, देखो मुन्नी ले आओ, तुम्हारा ही भला है, अच्छा है, एसी में सोया करेंगे, एसी में बैठेंगे, है ना, तुम भी रहोगे उस फ्लैट में, मैं तो अपने लिए मांग नहीं रहा कुछ भी, तुम ही घूमोगे उस गाड़ी में। ये प्यार से चल रहा है सारा कुछ, यहाँ पे हरेसमेंट नहीं हो रहा, अभी डिमांड चल रही है। मुन्नी भी समझ रही है कि बेवकूफ़ बना रहा है मुझे मुनीत, है ना। तो उसने मना कर दिया कि देखो ऐसा है मुनीत, मैं सब समझ रही हूँ, ये ड्रामेबाजी बंद करो, अब कुछ नहीं हो सकता। नाउ इट इज द केस ऑफ फेलियर टू मीट द डिमांड, देन शी स्टार्टेड, है ना, देन शी स्टार्टेड व्हाट, देन इज हरेसमेंट फॉर दिस। तो दो हो गए, एक तो शुरू में उसको उसका माइंड मेकअप कराने के लिए, उससे अनलॉफुल डिमांड पूरी करने के लिए, ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, उसने मना कर दिया, यानी कि फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू मीट सच डिमांड। इन दोनों में अंतर कर पा रहे हैं आप लोग इसको। क्या हुआ, अब आपको दिखेगा एक साथ ही, है ना। दीज आर टू थिंग्स, देखिए, वेयर द हरेसमेंट इज विद ए व्यू टू कोर्स टू मीट द अनलॉफुल डिमांड और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू मीट सच अकाउंट। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप याद करेंगे, जब आप उसमें क्या होगा, अगर आप लोग अपने शब्दों के चक्कर में फंस गए तो हो सकता है आप केवल एक ही पॉइंट को फोकस करें, है ना। और मैं मेन से हमसे आपसे क्या कहता हूं हमेशा कि आपको आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे केवल एक नंबर ज़्यादा लेकर के आना है। उसके लिए हमें बहुत हाय तौबा नहीं करनी है,
99% लोग में बहुत सारी चीज़ों को टेक्निकलिटीज में जाते ही नहीं है, वो उसको इग्नोर करते हैं, और हमने इग्नोर नहीं करना। बस अगर आप दोनों एलिमेंट लिख दोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो अब कर लेंगे आप लोग ये। तो मैं आपको समअप करता हूँ दोबारा इसको, क्योंकि समझाया गया। अच्छा, ये यतेंद्र साहब कहिए सर काइंडली टेल अस एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटीज। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब है कोई चेक लेकर रख लिया, कोई आपसे प्रोनोट लिखवा कर रखवा लिया आपसे, है ना, जो जितने भी एनआईए के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपसे कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा के रखवा लिया, सही प्रोमिसरी नोट बनवा के रखवा लिया आपसे, वो सब क्या आएंगे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी आएगी। आई यतेंद्र सन ऑफ सो एंड सो प्रोमिस हेयर बाय दैट आई विल गिव 10 लाख रुपीज ऑन सच डेट एंड ये अदरवाइज, इस तरीके से आपसे प्रोमिसरी नोट लिखवा लिया, तो ये क्या हो गया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया ये। ठीक, तो दोनों ही चीज़ को कर लेते हैं। कई बार कैश नहीं दे रहा है, चेक दे दे, चेक नहीं दे रहा है तो प्रोमिसरी नोट दे दे, कुछ तो दे मेरे को। तो हम लोगों ने पढ़ा है, मैं इसको समअप करता हूँ। देखिए, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्रुएलिटी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 86। और क्या क्या आया है यहाँ पर, यहाँ पर इसके मीनिंग आए। क्रुएलिटी मीन्स, 2 मीनिंग थे इसके। नंबर वन मीनिंग था विलफुल कंडक्ट से रिलेटेड था, ऐसे पर ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो मीनिंग है उसका, वो रिलेटेड टू हरेसमेंट है। विलफुल कंडक्ट में हम लोगों ने ये वर्ड देखा था कि द इंपॉर्टेंट वर्ड है, भाई बोलो मत ना लगातार। विलफुल कहते हैं, विलफुल का मतलब होता है इंटेंशनल, राइट। और यहाँ पर कंडक्ट को ड्राइव करने के लिए 2 बातें बताई गई थी। नंबर 1 ये कि या तो सुसाइड करने के लिए प्रेरित कर दे उसको, या फिर उसकी हेल्थ, उसकी लाइफ के लिए डेंजरस हो, ऐसी कंडक्ट को। तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस। एंड सेकेंडली हरेसमेंट में भी, हरेसमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ टॉर्चरस कंडक्ट एंड दी, वो भी किस लिए है, द पर्पज इज टू कोर्स 2 persons either herself or her relative and to meet out the demand of unlawful demand of any dowry or value security, या फिर वो फेलियर हो जाए, फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू मीट आउट सच डिमांड। तो आई बिलीव ये कर लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। प्लीज लेट मी नो आपने पढ़ लिया। 80 के साथ में आप लोगों ने पढ़ा है 85 एंड 86। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी तो मुझसे पूछे भी है। कुछ बैकग्राउंड लिख लीजिए, अब लिखना चाहें तो आप। ये इस सेक्शन 498 था ना, 498A, 498A is that was introduced in the year 1983 in the IPC। बस इतना लिख लीजिए अगर पूछ ले कभी आपसे। बस ये केस का नाम है इंदर राज मलिक एंड अदर्स वर्सेस मिसेस सुमिता मलिक। वेरी इंपॉर्टेंट, केस का नाम लिखिए जल्दी से। इंदर राज मलिक एंड अदर्स वर्सेस सुमिता मलिक। लिख लीजिए, 2 लाइनें लिख लीजिए। इन दिस केस it was contended that, लिखिए जल्दी से। In this case it was contended that section 498A IPC ब्रैकेट में लिख लीजिए 85 BNS, section 85 BNS, it is unconstitutional, that is it is ultra virus of article 14 and article 20 subclause 2। आर्टिकल 14 का वॉलेट करता है और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करता है। केस का नाम है इंदर राज मलिक एंड अदर्स वर्सेस सुमिता मलिक। यहाँ पर ये पता है आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या है? इट इज डीलिंग विद द प्रोविजन ऑफ डबल जेपर्डी। ठीक है, कि ये जो है क्या कहा गया इन्होंने कि एक एक्ट है उसका नाम है डॉरी प्रोविजन एक्ट। डॉरी प्रोविजन एक्ट है वो भी इसी मैटर को डील करता है। एंड नाउ यू इनेक्टेड, वहां पर सेक्शन 4 है कि डॉरी प्रोविजन एक्ट भी डील कर रहा है और आपने 498A भी कर दिया इसमें। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इट बिकम्स द मैटर ऑफ डबल जेपर्डी। इट वाज द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर।
कि 498 ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आपसे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछ लेंगे, इन विच केस द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस सेक्शन was challenged or in which case it was held constitutionally valid. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिस सेक्शन डज नॉट क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द डबल जियोप्रेडी। तो सेक्शन 4 ऑफ द डॉरी प्रोविजन एक्ट का और 498 आईपीसी दैट इज द 85 बीएनएस का, वहां पर 85-86 बीएनएस का एक तरीके से कंपैरिजन वहां पर आया, इसलिए इंपॉर्टेंट है केस लॉ, और ये आपको आना चाहिए। केस लॉ के नाम से आपसे प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपसे मेंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस पर। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए कहा क्या इन्होंने कि सेक्शन जो 498 है, 498 है, ये डॉरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 4 है, इससे डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि सेक्शन 4 जो है वहां पर मियर डिमांड ऑफ डॉरी इज पनिशेबल, एग्जिस्टेंस ऑफ क्रुएल्टी इज नॉट नेसेसरी। डॉरी प्रोविजन एक्ट सेक्शन 4 में केवल डिमांड इज पनिशेबल, समझे। फिर एक केशव साहब हैं, केशव साहब लड़की देखने के लिए गए, और इन्होंने अपने नए स्टाइल में डॉरी मांगी, बाकी तो सब कुछ है, जो कुछ दोगे आपकी बच्ची के काम आएगा, हम फ्लैट मांग नहीं रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं सारे डायलॉग्स, यही कह के ही हटा था। लड़की रील मास्टर थी, हर मौके पर रील उठाना चाहती थी वो, समझे, उसने वही सब रिकॉर्ड कर लिया। तो केशव भाई साहब, दैट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 डॉरी प्रोविजन एक्ट। मियर डिमांड इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। आपने मांगा कैसे, यहां पर हम बात कर रहे हैं वहां पर क्रुएल्टी की बात ही नहीं आई है। यू डिमांडेड बट दैट वाज रिफ्यूज्ड, बट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। इन दिस केस व्हाट, यहां पर देयर इज व्हाट द क्रुएल्टी का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ क्रुएल्टी इज अटैच्ड विद द डिमांड ऑफ डॉरी, तो दैट इज ए डिफरेंट ऑफेंस हियर। तो कोर्ट ने यही कहा कि नो, ये डबल जियोपेडी का मामला नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो 498 जो है, इट इज द एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ दैट ऑफेंस। वहां पे डिमांड थी, यहां पे मियर डिमांड से आगे बात बढ़ चुकी है, क्रुएल्टी भी हो रही है। तो केस का नाम लिख लिया आप लोगों ने। So person can be prosecuted in respect of both the offenses punishable under section 4 और 498 आईपीसी में, दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट केस लॉ पर आ जाइए, कोई इसमें है तो। इसमें बस इसको इस तरीके देख लेते हैं, पहली बार 498 में क्या होना चाहिए, विक्टिम कौन है यहाँ पर, कोई मैरिड वुमेन होनी चाहिए, शी में भी है विडो, सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, बहुत सारा अपने आप कर लेंगे, जरूरत है नहीं इसमें कुछ भी ऐसा, देयर इज नथिंग टू, सब समझा चुका हूँ मैं। विलफुल कंडक्ट का मीनिंग लिखवाता हूँ, आपको लिख लीजिए, इट मीन्स वॉलेंटरी एंड डेलिबरेट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफेंडर। ये दो बातें लिख लीजिए बस। ये क्रुएल्टी मीन्स विलफुल कंडक्ट विच मीन्स वॉलेंटरी एंड डेलिबरेट बिहेवियर। ये आपको लैंग्वेज में एक दो लाइनों को याद कर लीजिएगा। हमेशा अपने आप से क्वेश्चन क्या करो कि मैं मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ, प्रीलिम्स के एग्जाम में, मेंस एग्जाम में क्या करूंगा मैं। तो जैसे विलफुल कंडक्ट का ही है, अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा तो दो लाइनें होनी चाहिए रटी हुई, या वहां सोचोगे। डेलिबरेट, वॉलेंटरी एंड डेलिबरेट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफेंडर। इट कैन नॉट बी एन एक्सीडेंटल हैपनिंग और एन इनएडवर्टेंट एक्ट। ये ऐसा नहीं हो सकता, मान लीजिए जो है सासू जी से गलती से पानी गिर गया हो फ्लोर पर और बहू फिसल जाए, चोट लग जाए, और बहू कहे कि मेरा तो यहाँ पर इस प्रकार से क्रुएल्टी हो गई, हेरासमेंट हो गई, तो ये एक एक्सीडेंटल हैपनिंग है ना। लेकिन लगातार ऐसी घटना घट रही है,
कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो फिर वो एक्सीडेंटल नहीं कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा इंटेंशनल कहलाएगा। एक केस का नाम लिख लीजिए, हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दैट, इसमें कहा गया था मियर फैक्ट दैट ए वुमेन कमिटेड सुसाइड विद इन 7 years, मियर फैक्ट दैट ए वुमेन कमिटेड सुसाइड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मियर फैक्ट दैट ए वुमेन कमिटेड सुसाइड विद इन 7 years, 7 साल के अंदर उसने सुसाइड कर ली ओवर मैरिज, एंड शी हैड बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी बाय हर हस्बैंड, सुसाइड भी की, दो सुसाइड भी की और शी हैड बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी एज वेल। लेकिन जस्ट बिकॉज दिस डज नॉट ऑटोमेटिकली गिव राइज टू प्रिजम्पशन दैट सुसाइड हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड। केवल मतलब सुसाइड भी की उसने और क्रुएलिटी भी थी, केवल इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो सुसाइड के लिए अबेटेड थी। क्यों? कोर्ट ने कहा ये हमने ये देखना पड़ेगा कि द alleged cruelty was of such nature as well likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury in it। ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आपने, है ना। क्रुएलिटी क्या थी? तुम्हारे तो है ही घर वाले कमले, बस हल्की फुल्की बात चल रही है, समझ रहे हो आप ये। तो कोर्ट ने कहा कि जो लाइन है इसको देखो, ये इस पर फोकस किया। तुम स्तुति समझ रही हो ना, कहाँ हो तुम? देखिए, विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू कमिट, एज इज लाइक टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड। इस पॉइंट को दोबारा समझते हैं। देखिए क्या है कि सुसाइड भी किया है ना, लेकिन ये सुसाइड को जो उस क्रुएलिटी के संदर्भ में वी विल हैव टू सी द टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कि वो जो कंडक्ट क्या वाकई में ऐसी थी जिससे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच जाए कि वो सुसाइड कर ले। इस बात को वो जस्ट मियर सुसाइड हो गई है ना, विद इन 7 years भी हुई, इट विल नॉट बी दैट कि भाई वो दैट सुसाइड कैन बी कनेक्टेड टू द क्रुएलिटी। देखना पड़ेगा क्रुएलिटी इस लेवल की थी। दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब तुम समझिए सब, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये लड़का अब समझा है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कर लेंगे आप, प्लीज। समझ में आई नहीं है बात? हंस राजा के समझ में आया आपको? आया ना? गिन्नी कम ऑन। ये रही वन ऑफ द सर्कमस्टेंस विच हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट इज दैट, लिख लीजिए, वेदर द एलिज्ड क्रुएलिटी, लिख लीजिए, वेदर द एलिज्ड क्रुएलिटी वाज ऑफ सच नेचर as was likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health। लिख लिया बासुरी, लिख लिया आपने? ठीक। अब आ जाइए हरेसमेंट पर। हरेसमेंट का मीनिंग लीजिए, हरेसमेंट मीन्स ऑन गोइंग, इसको छोड़िए शब्द को, रिपीटेड अटैक्स, क्वेश्चंस, डिमांड्स, अनप्लेजेंट रिमार्क्स एटसेट्रा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ टॉर्चरस फिनोमिना। हरेस लिख लीजिए 2-3 लाइनें इसके लिए। हरेसमेंट मीन्स या इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ टॉर्चरस फिनोमिना। लिख लिया? रिपीटिशन एक बार का नहीं है, रिपीटेडली बिहेवियर रिपीटेशन हो रहा है उसमें। लिख लीजिए एक लाइन, जरा अच्छी लाइन है ये, देयर शुड बी, इट इज रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी नेक्सस, वर्ड लिख लीजिए बस, बिटवीन द हरेसमेंट एंड द अनलॉफुल डिमांड ऑफ डॉरी। बहुत अच्छा शब्द है ये, नेक्सस, समझा चुका हूं आपको मैं ये। लिखना, फॉलोइंग इंस्टेंसेस
आर हेल्ड नोट टू कॉन्स्टिट्यूट क्रुएलिटी। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बांसुरी इधर ध्यान, तो बाद में देख लेना मोबाइल अपना। हाँ बहुत जरूरी है क्या? फिर ये बेकार पढ़ा रहा हूँ, फिर समझ गए सब, फिर हटाओ उसे, पीछे रखो। In the following circumstances, it was held that it was not the case of cruelty. क्या? Non payment of interim maintenance. Non payment of interim maintenance. ये क्वेश्चन कई बार आ जाएंगे आपको, डायरेक्ट से मिले ही नहीं हमें। तो वेदर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस अमाउंट्स टू क्रुएल्टी और नॉट, इट वाज हेल्ड नोट। डेजर्शन पर्सी, अगर डेजर्ट कर दिया गया, डेजर्शन मैंने छोड़ दिया, परित्याग कर दिया, परित्यक्त, दैट विल नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी। ये छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं। फ्लर्ट कर रहे हैं कहीं बाहर, हाँ तो बीवी से थोड़ी फ्लर्ट करोगे। लिख लो भाई, मानेगा नहीं लड़का ये। मियर फ्लर्टेशन डज नॉट अमाउंट टू, मान लीजिए पति पत्नी और वो का मामला हो, फ्लर्ट करता हो लड़का बाहर, तो क्या उसको क्रुएल्टी कैटेगरी में मान लेंगे? मियर फ्लर्टेशन मतलब हल्की फुल्की बातें, हल्का फुल्का, इससे आगे बात ना बढ़ी हो। लिखिए, केस का नाम है पी विक्षापति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। टेकिंग ड्रिंक एंड कमिंग लेट होम much against the will of the wife may not perceive amount to cruelty. लो देख रहे हो विनोद, क्या है ये? टेकिंग ड्रिंक एंड कमिंग लेट होम, शराब पीना और रात को लेट आना। कैसे लड़के खुश हुए हैं? टेकिंग ड्रिंक एंड कमिंग लेट होम मच अगेंस्ट द विल ऑफ द वाइफ, पत्नी की इच्छा के विरुद्ध, मे नोट परसी अमाउंट टू क्रुएलिटी। प्रथम दृष्टया ये क्रुएलिटी में नहीं आ सकता, लेकिन अगर एक्ट्स कैसे हो रहे हैं? एक्ट्स कपल्ड विद बीटिंग एंड डिमांडिंग डॉरी एंड हरेसमेंट, दैट में अमाउंट टू, यानी कि शराब पी करके मारा पीटी करना और डिमांड करना डॉरी की, दैट में अमाउंट टू क्रुएल्टी। लेकिन अगर केवल पत्नी ने ये कहा है ना, पत्नी ने क्या 498 का मुकदमा, बात यह है कि हाँ जी क्या हुआ कि डेली शराब पी के लेट आता था, फिर और कुछ आ गए, ये तो क्रुएल्टी नहीं है। कैसे बात करो, जैसा मैं पूरी रात कुड़ कुड़ करके सोई हूं, ये क्रुएल्टी नहीं हो। लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पर जो है कि अगर वो आपको डिमांड से इसको फिट करना पड़ेगा। कर लेंगे आप? देखते हैं अगला केस क्या है। माधुरी मुकुंद चिटनिस वर्सेस मुकुंद मार्तंड चिटनिस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। माधुरी मुकुंद चिटनिस वर्सेस मुकुंद मार्तंड चिटनिस। इसमें क्या लिटिगेशन से भी क्रुएल्टी हो सकती है। कैसे? लिख लीजिए, वेयर मैलिशियस एंड वेक्सेसियस लिटिगेशंस आर इंस्टीट्यूटेड। तो वो हर जगह केस लॉ नहीं कराता हूं, यहां पे जरूरत थी केस लॉस की। वेयर मैलिशियस एंड वेक्सेसियस लिटिगेशंस आर इंस्टीट्यूटेड बाय द हस्बैंड अगेंस्ट द वाइफ, दुर्भावना से और दुखी करने वाली लिटिगेशंस स्टार्ट की हस्बैंड ने अगेंस्ट वाइफ, ठीक है, आउट ऑफ सेंस ऑफ विंडिक्टिवनेस, बदला लेने की टेंडेंसी रखते हुए, सबक सिखाने के लिए, इस प्रकार की लिटिगेशंस की। और क्या हुआ? वाइफ इज ह्यूमिलिएटेड,
tortured through execution of search warrants and seizure of personal property. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सीज किया गया, सर्च वारंट इशू करवाए गए, उस तरीके से वाइफ को ह्यूमिलिएट किया गया, टॉर्चर किया गया। तो इस केस, माधुरी के केस में कहा गया कि सेक्शन 498 है, इवन सच क्लास ऑफ क्रुएल्टी कमिटेड थ्रू द लिटिगेटिव प्रोसेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले क्या लिटिगेशन के प्रोसेस से भी क्रुएल्टी हो सकती है, तो आंसर इज यस, सच काइंड ऑफ क्रुएल्टी कैन बी थ्रू द लिटिगेटिव प्रोसेस एज वेल। कर लेंगे। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। अरुण व्यास वर्सेस अनीता व्यास। अगेन अरुण व्यास वर्सेस अनीता व्यास। क्या कहा गया कि ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 है, बीएनएस में कन्वर्ट कर लेना, 85 बीएनएस इज ए कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है ये। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे यहाँ पर ये कि 498 जो है कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है या वन टाइम ऑफेंस है, जैसे मर्डर है, जैसे प्राण पखेरु उड़े, ऑफेंस आपका कंप्लीट हो गया। उसमें ये नहीं कि 13वीं तक और वहां तक वो ऑफेंस को कॉन्टिन्यू माना जाएगा, ऑफेंस उसी पॉइंट पे कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो टॉर्चरस बिहेवियर है, ये 498 वाला जो सेक्शन है, ये 85 का जो ऑफेंस है, दिस इज ए कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। दस ऑन ईच ओकेजन, लिख लेना, ऑन ईच ओकेजन on each occasion on which wife is subjected to cruelty, she would have new starting point of limitation. She would have new starting point of limitation. तो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे कि इन किस केस में कहा गया था कि ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 और आईपीसी इज ए कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। द नेम ऑफ द केस इज व्हाट? अरुण व्यास। तो अब तो भूल जाएंगे पक्का। केस का नाम लिखिए कोपिसेट्टी वर्सेस सुब्बाराव। भैया बहुत इंपॉर्टेंट केस, कोपिसेट्टी सुब्बाराव एलियास सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आज आपकी ना आत्मा तृप्त हो गई होंगी केसेस लिख लिख करके। केस नहीं लिखवाते हैं सर, लो केस लो, इसमें स्कोप है एक्चुअली। द वर्ड हस्बैंड in section 498 is not limited to cover only those persons who have entered into legal valid marriage। कि हस्बैंड का मतलब यहां पर ये नहीं है कि लीगली मैरिड कपल हो। द वर्ड हस्बैंड इज नॉट लिमिटेड, लिख लीजिए भाई, बाद में काम आएगा। द वर्ड हस्बैंड, मैं डिक्टेशन देने वाला इंसान नहीं हूं, यहां दे रहा हूं तो कुछ सोच समझ के दे रहा हूं आप लोगों को। द वर्ड husband is not limited to cover only those persons who have entered into legally valid marriage. It covers also those who has undergone some or other form of marriage। ठीक है, it also covers those persons who have undergone some or other form of marriage and thereby assumed for himself the position of husband to live, cohabit and exercise authority। तो बेसिकली यहां पे यह देखा जाएगा कि देखो क्या बात समझ में आई। यहाँ पर ये केस का नाम क्या है? कोपिसेटी, लिख लिया आप लोगों ने। इस केस में ये कहा कि हस्बैंड का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड ये कहे कि मेरी तो लीगली वैलिड मैरिज हुई नहीं इसके साथ,
हमारी तो सप्तपदी भी नहीं हुई थी, तो यहां पर ये नहीं देखा जाएगा। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, सम और अदर फॉर्म ऑफ मैरिज, किसी भी प्रकार का विवाह हुआ हो, वो लीगली वैलिड था या नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वर बिहेविंग एज ए हस्बैंड, you were exercising authority as husband over that person. You have assumed the position of husband or not. So we will not go into the legality or technicality of ki whether this was the case of valid marriage or not. आप हस्बैंड जरा बिहेव कर रहे थे, हस्बैंड जरा क्रूअल बिहेव कर रहे थे उसके साथ, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। प्लीज लेट मी नो ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया एवरीवन? डेफिनेटली यहां पर ये देखा जाएगा कि ना, देखो लिव इन में तो आई सस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि सम फॉर्म ऑफ मैरिज, मतलब यू हैव गॉन अंडर दैट मैरिज प्रोसेस एंड दिस मे नॉट बी, हो सकता बाइगेमी का केस हो या कोई और वजह हो, किसी भी वजह से दिस इज नॉट द वॉइडेबल हो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो, किसी वजह से भी हो, तो यू कैन नॉट से, बट द फोकस इज व्हाट, क्योंकि लिव इन में हस्बैंड वाइफ की पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं उसमें, वो है ना, वो पार्टनर ही कहलाते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि यू हैव एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ हस्बैंड, वो जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर आप, तो देन दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल अपॉन यू। इट मीन्स इफ इन सम केस मैरिज इज नॉट ए वैलिड मैरिज, अगर वो विवाह विधिक रूप से अनुमन्य नहीं है, लेकिन जो पति हैं वो पति की तरह ही बिहेव करते हैं, अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं, तो फिर वो ये डिफेंस नहीं ले सकते कि हमारी जो मैरिज है वो लीगल मैरिज नहीं थी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 85, 86 BNS और 498A IPC। प्लीज लेट मी नो कोई भी पॉइंट आपको रह गया हो ऐसा। प्रियांश, बांसुरी, भरत, एवरीवन भाई देखिए रहा, ये जो वर्ड मैं इस पर आ रहा हूँ जरा, 304B यानी कि सेक्शन 80 BNS में यही था ना, बाय द हर हस्बैंड और बाय रिलेटिव हस्बैंड, है ना, वहां पर भी आप लिख सकते हैं केस लॉ का नाम रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम। दिस केस डील्स विद द लीगैलिटी ऑफ डिमांड ऑफ डॉरी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवैलिड मैरिज। 2004 का केस है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है। रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम, हस्बैंड के मीनिंग पर ही केस है, ये हस्बैंड के मीनिंग पर ही केस है, लीगैलिटी ऑफ डिमांड ऑफ डॉरी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवैलिड मैरिज। लिखिए इसमें क्या कहा गया, it would be appropriate to construe the expression husband to cover a person who enters into marital relationship। husband का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया गया, किस प्रकार से किया गया कि it covers a person, ये उस व्यक्ति को भी कवर करेगा, किसको, who enters into marital relationship and under the color of such proclaimed or feigned status of husband। लोग कैसे शब्द यूज करते हैं, इन शब्दों को देखिए, मैं आपको ना, इसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं गुरुकुल्ली, है ना, मतलब एक ट्रिक जो गुरु के द्वारा दी जा रही है, एंड इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये कोई वेल डिफाइंड पॉलिश ट्रिक्स नहीं होती हैं, ये बस यूज करी जाती हैं। जैसे मैंने आपको 9+9+30 का उदाहरण देता हूँ, लॉटरी वाला, वो क्या ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, और ये हर जगह काम आती हैं। अगर आपको एडवोकेसी करनी हो, अगर आपको मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हो, तो जो कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स हैं उनको आप उतार करके घोट लीजिए बस। जैसे आपने देखा हो कि एक इंसान है, उसने अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी जिंदगी में, लेकिन 100-200 सेंटेंस उसने रट रखे हैं, वो गुड मॉर्निंग, ये हाउ डू यू, वो आपको लगेगा यार बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है ये, है ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग में कहीं भी इंग्लिश का रोल नहीं है कि आपको आती हो इंग्लिश हो। आप बाहर जाते हैं, जैसे मान लीजिए
तमिलनाडु गए आप, है ना, तो 2-4 लाइनें आप भी बोलना सीख जाएंगे। आपने ना पढ़ा ना सीखा, ना पढ़ सकते ना लिख सकते मलयालम, लेकिन आपने पूछ लिया हेलो कैसे करेंगे, गुड मॉर्निंग कैसे करेंगे, ना कैसे बोलेंगे, हाँ कैसे बोलेंगे, थैंक यू कैसे बोलेंगे, आपका काम चल जाएगा। नहीं, इसी तरीके से लॉ का भी है। कुछ लाइनों को, जैसे ये लाइन मुझे अच्छी लगी है, अंडर द कलर ऑफ सच प्रोक्लेम्ड और फेन्ड स्टेटस ऑफ हस्बैंड subjects the woman consent to cruelty. Proclaimed status of husband, proclaimed मतलब वो व्यक्ति भले ही लीगली वैलिड मैरिज के द्वारा हस्बैंड ना हो, लेकिन वो उद्घोषित हस्बैंड है, पति है, कि हाँ मैं पति हूं। दैट इज व्हाई ही इज सेइंग प्रोक्लेम्ड स्टेटस ऑफ हस्बैंड। ये फेंड का मतलब कि नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ बीइंग ए हस्बैंड, बट इट मीन्स व्हाट, even if he is not a husband, but he is subjecting the woman consent to cruelty or coerce her in any manner, ठीक है, whatever be the legitimacy of the marriage itself for the limited purposes of the purpose of this section। तो limited purpose of the above sections यानी कि 304B और 498A के लिमिटेड पर्पज से उसको हस्बैंड माना जाएगा। इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? जैसे मान लीजिए कि अब कोई कहे कि जी इसमें तो हस्बैंड माना गया था, अब लड़की कहे जी और बाकी जो जितने भी मैट्रिमोनियल मेरी जो रेमेडीज होती हैं उसके पर्पज से भी उसको हस्बैंड माना जाए। नो, यहां पर उन्होंने कहा कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑफेंस ओनली, इस लूज रिलेशनशिप को जिसमें हस्बैंड वाइफ लीगली नहीं वैलिड नहीं है, लेकिन हस्बैंड अपने स्टेटस को क्लेम करता है, वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, तो इस लिमिटेड पर्पस के लिए ऐसे व्यक्ति को भी हस्बैंड की कैटेगरी में हम लोग इंक्लूड करेंगे। सून बिफोर डेथ का लिख लीजिए जरा, केस का नाम लिखिए, हेडिंग डालिए सून बिफोर डेथ। यस माइनर एक्ट्स। सून, देखो जैसे बांसुरी की बात कर रहा हूँ, बांसुरी आप ही को रेफर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अभी क्या है कि मैं बीएनएस पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में, है ना, और एक तरफ चल रहे हैं माइनर एक्ट्स। तो अल्टीमेटली आप इसको देखो, ये जो मैं आपको फोटो बना रहा हूँ आपके सामने ना, कि भाई ये मेजर एक्ट्स हैं, है ना, और कुछ आपके माइनर एक्ट्स हैं। ठीक, हमने करने तो सही पड़ेगा ना, एक नंबर इसकी वजह से भी रहेगा तो बाहर आ जाओगे, है कि नहीं है? तो मेरा अपना कहना ये कि चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, या कितने भी हुए आपके, मान लीजिए किसी का एक मेजर हुआ है और प्लस 1 माइनर हुआ है ना, तो क्वेश्चन ये नहीं कि अभी 10 बचे हैं हमारे, इसकी टेंशन लेना तब तक मीनिंगलेस है जब तक कि हमने ये भी नहीं करेगा। हमने ये बहुत अच्छे कर लिए, फिर टेंशन होती है मैं कैसे करूँ, मेरे तो भी ये रह रहा है, मेरे पास टाइम भी है। अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, सबका नाम नहीं ले रहा मैं, कि उनको इनकी टेंशन नहीं है, उनको लगता है ये तो हम कर ही, इसके तो हम गामा पहलवान हो चुके हैं, बाकी टेंशन तो इसकी वजह से रहेगा। नहीं, तुम इसकी वजह से भी रह जाओगे, है ना। और स्पीड से काम चल रहा है, कोर्स भाग रहा है आपको, और एग्जाम आएंगे तो वीडियोज आर अवेलेबल, कि हम बहुत तेजी से वो भी कर, उधर से भी खींच सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने किया अभी पीछे। तो क्वेश्चन ही मेरा यही है कि जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मैं भी देख रहा हूँ इसमें भी आपकी 100% एक्यूरेसी आ नहीं रही है, अभी स्पॉन्टेनिटी आ नहीं रही है, और अच्छे खासे मेरे ख्याल से स्पेशल रिलीफ हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, है ना, कई एक्ट आपके खत्म हो गए, टीपीए हो गया। टीपीए कितना आता है याद करा? हाँ, तो मुझे मालूम नहीं हुआ होगा उस लेवल का जिसमें हम कहें कि एग्जाम में हमारी परफॉर्मेंस उस लेवल की आ जाएगी, एग्जाम को बीट कर देंगे। तो रेज योर प्रिपरेशंस उसमें, है ना। यहाँ पर तो कोर्स खिंचता ही रहेगा तेजी के साथ। अब क्योंकि यूपी के 8 आ गए हैं, 8-9 एक्ट माइनर एक्ट ही हैं उसमें, वो पिछली बार एक क्वेश्चन नहीं आया था, ये बात भी है, इस बार बहुत आएंगे। चलिए साहब, क्या था? सून बिफोर हर डेथ में केस का नाम लिखिए, कलिया पेरुमल वर्सेस तमिलनाडु। लिखिए सून बिफोर इज ए रिलेटिव टर्म, इट वाज हेल्ड इन दिस केस। लिखिए फटाफट।
it was held in this case, thus this term soon before death is a relative term. It would depend upon the circumstances of each case and no straight jacket formula can be laid down. केस का नाम लिख लिया आप लोगों ने ना. No straight jacket formula can be laid down as to what would constitute a period of soon before her occurrence, for the occurrence. तो इनमें ये था कि soon before death को हम क्या माने, 10 मिनट पहले का, 15 मिनट पहले का, 24 घंटे की घटना हो. इस केस में केस का नाम है आपका कलिया पेरुमल वर्सेस स्टेट तमिलनाडु. ये कहा गया इसमें कि ये ना एक रिलेटिव टर्म है और ये डिपेंड करती है सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला. हम ये नहीं कह सकते कि भाई 1 दिन 2 दिन घंटे 2 घंटे. इट वुड डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कि इस केस में हम जो ये जो टर्म थी सेक्शन 80, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहले पढ़ रखा है. देखिए ये है आपका सेक्शन 304B या सेक्शन 80 है ना. इसमें ये था, इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरेसमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ डॉरी डेथ. ये प्रूव करना पड़ता है कि मृत्यु से तुरंत पहले उसको क्रुएल्टी या हरेसमेंट के साथ ट्रीट किया गया था. तो व्हाट डू यू मीन बाय द सून बिफोर हर डेथ, इसका मतलब क्या है. तो इसका क्या कोई फॉर्मूला हो सकता है? आंसर इज नो, कि हर केस का अलग अलग देखा जाएगा कि किस केस में इसको सून बिफोर हर डेथ माना जाए या नहीं माना जाए. तो इसमें आप लोग केस का नाम लिख लीजिएगा बस. तो कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपको केस लॉस के नेम की जरूरत है बस. However, the interval should not be much between the concerned cruelty and the death in question. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए बस. एक लाइन लिख लो मैडम दरस मेरा. There must be existence of proximate and live link between the effect of cruelty and the concerned death. बस इसको समझाता हूँ इस लाइन को. There must be existence of proximate and live link. जो क्रुएल्टी का इफेक्ट है, क्या इफेक्ट ऑफ क्रुएल्टी और डेथ में, एक तरफ लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ क्रुएल्टी एंड डेथ में. इसमें एक लाइव लिंक होना चाहिए बस. दिखना चाहिए कि भाई ये जो डेथ है इसी वजह से हुई है. इसी पर एक केस होना, राजा लाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. कह रहे हैं कि ये जो टर्म है सून बिफोर डेथ समटाइम्स मे बी ए पीरियड ईदर इमीडिएटली बिफोर डेथ और विद इन ए फ्यू डेज और फ्यू वीक्स बिफोर द डेथ. कुछ घंटों का भी हो सकता है और कुछ हफ्तों का पीरियड भी हो सकता है. तो अगर यहाँ पर आ गया विद इन ए फ्यू डेज और फ्यू वीक्स आ गया तो आप समझ सकते हैं कि सून बिफोर डेथ को मैं ऐसे नहीं मान सकते कि भाई 2-4 दिन का ही केस होगा. एक माइंड सेट में आपका ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई एक मान के चले नहीं अब एक 3 हफ्ते हो गए 4 हफ्ते हो गए है ना. उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसा कर लीजिए. सपोज कीजिए कोई ऐसा परिवार है जिसमें लड़की को घर से बाहर निकाल दिया गया है ना, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और पब्लिक में उसको ह्यूमिलेट किया गया और घर भेज दिया गया उसको. 1 महीने बाद लड़की ने सुसाइड किया. ये ऐसी इंपैक्टफुल घटना हो सकती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इट वाज द केस ऑफ सून बिफोर हर डेथ. है कि नहीं है? क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है. पब्लिक ह्यूमिलेशन, इस तरीके का टॉर्चर. एक क्या है कि लड़की ने कहा कि मुझे फिल्म दिखा के लाओ. लड़के ने कहा पहले मम्मी को फोन करा. लड़की एकदम से ही उसमें आ गई, हाइपर सेंसिटिव है, लो मैं मर ही रही हूँ. तो ये केसेस नहीं आएंगे. ऐसे भी केसेस, हंसो मत. तो मैंने देखा है ना, मतलब सोचो जब मैं महिला कोर्ट में था एज ए पीपी तो 40 घरों के झगड़े डेली देखता था, सुनता था कि तुम्हारा कैसे हुआ, तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ. और 40 इंटू 30 to 40 into 25 कर लो, कितना हो गया?
1000 इंटू 3 कर लो, लगभग 3000। 3000 लगभग केसेस हर 3 महीने बाद फिर रिपीट होने लगते हैं। तो इतने 3000 घरों के झगड़े अलग अलग सबकी वो, तो ये सब होता है वहां पर। केस का नाम राजा लाल सिंह है भाई, बस से। तो ये भी हो गया, हस्बैंड के बारे में बता दिया, 2 ही 3 टर्म्स समझानी थी आप लोगों को, ये मैंने समझा दिया आपको, बस ठीक। तो यहाँ से आपका एक कंप्लीट हो गया है पूरा ये इनका पैक, पूरा सेक्शन 80, 85, 86, राइट। तो अब ये टोटलिटी में विद केस लॉज ये दोनों टॉपिक खत्म हो गए। ये दोनों टॉपिक मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग है। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।